अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अल रहमान एकेडमी। आज हम इस टॉपिक में देखेंगे महा टीईटी में पूछा जाने वाला साइकोलॉजी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये टॉपिक जो है आज कवर अप करेंगे। पहले शुरू हम देखेंगे कि ग्रोथ किसको बोलते हैं। तो ग्रोथ जो है ये किसी भी पर्सन के जो भी किसी पर्सन के हड्डियाँ यानी फिज़िकल जो चेंजेस होते हैं उसको ग्रोथ कहते किसी फर्द के वज़न कद जिस्म में होने वाली तब्दीली को, जो ऐसी तब्दीली जिसे हम देख सकते हैं, नाप सकते हैं या गिन सकते हैं, उसे हम नशोनुमा कहते हैं। तो नशोनुमा यानी ऐसी तब्दीली किसी के हाइट में वेट में ये सब में होने वाली, या फिर उसके मसल्स में हड्डियों में होने वाली ऐसी तब्दीली जिसे हम गिन सकते या नाप सकते और देख सकते, तो ऐसी तब्दीली को हम नशोनुमा कहते हैं। वहीं डेवलपमेंट और नशोनुमा का सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि डेवलपमेंट यानी कि किसी फर्द में होने वाली ऐसी तब्दीली जिसे हम देख नहीं सकते, यानी ग्रोथ में की तब्दीली को हम देख सकते, किसी का हाइट वेट ये सब हम देख सकते, गिन सकते, नाप सकते। लेकिन डेवलपमेंट जो है वो हम उसको देख नहीं सकते, उसको गिन नहीं सकते। तो डेवलपमेंट जो है हम उसको देख नहीं सकते, क्योंकि डेवलपमेंट इट इज़ अ मेंटल एबिलिटी, ये एक मेंटल एबिलिटी है। और ग्रोथ जो है ये फिज़िकल एबिलिटी है। तो हम फिज़िकल एबिलिटी को देख सकते, गिन सकते, नाप सकते, लेकिन मेंटल एबिलिटी को हम देख नहीं सकते। अब ग्रोथ के एग्जाम्पल में आ जाती है, ग्रोथ जो है ये बैरूनी होती है, ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है, इसलिए हम उसको ईजीली देख सकते, गिन सकते हैं। और ये नशोनुमा जो है ये एक मखसूस उम्र तक होती। फॉर एग्जांपल ये 18 या फिर 20 साल तक होती या टीन एज तक होती। तो ग्रोथ एक मखसूस उम्र तक होती, जैसे कि किसी पर्सन की हाइट जो है, हाइट ये मखसूस एक एज तक बढ़ती है। तो इस तरीके से नशोनुमा जो है ये एक एज तक होती है, उसके बाद हो ग्रोथ नहीं होती। देन इसको हम देख सकते, नशोनुमा ये मैच्योरिटी से पहले होती है, यानी कि टीन एज तक नशोनुमा होती है। तो नशोनुमा ये जो है मैच्योरिटी से पहले होती है, टीन एज तक जो है नशोनुमा होती है। और उसके बाद नशोनुमा ये डेवलपमेंट जो है एक बड़ा टर्म है, डेवलपमेंट यानी कि तरक्की। और ये ओवरऑल देखें तो नशोनुमा या ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का ही पार्ट है। मतलब डेवलपमेंट हमेशा होती है, तरक्की फ़र्द में पैदाइश से लेके इन तक जारी रहती है डेवलपमेंट यानी तरक्की। लेकिन नशोनुमा एक मखसूस पीरियड तक रहती, जैसे कि टीन एज तक रहती। तो डेवलपमेंट का ही पार्ट है नशोनुमा जो है, एक डेवलपमेंट एक बहुत एक बड़ी चीज़ है, उसका ही एक पार्ट है नशोनुमा यानी कि ग्रोथ। तो नशोनुमा को हमने टोटल देखी, एक बैरूनी है, एक्सटर्नल फैक्टर है ये सब, और ये मखसूस टाइम पीरियड तक हो सकते हैं, इसे हम गिन सकते, देख सकते, नाप सकते, ये फिजिकल फैक्टर है। अब डेवलपमेंट ये लाइफ लॉन्ग चलता रहता, लेकिन ये इसको हम नाप या तोल नहीं सकते। जो तरक्की है उसको हम नाप तोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये जो रहता है, इसका एग्जांपल है कि फ़र्द की गुफ्तगू यानी बात करने का तरीक़ा, सोचने का अंदाज़े फ़िक्र, ये सब जो है तरक्की यानी डेवलपमेंट में आता है। ये चीज़ को हम जैसे तरह गुफ्तगू का अंदाज़, सोच, ये सब हम नाप या तोल नहीं सकते, तो ये मेजर नहीं कर सकते डेवलपमेंट को। तरक्की ये फ़र्द में हमेशा होती रहती है और हर उम्र में होती है। ये देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते। तो ये तरक्की जो है ये फ़र्द में हमेशा होती रहती है, लेकिन इसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते इसे हम। तो ये एक मेंटल एबिलिटी है। तो ये था मेजर डिफरेंस ग्रोथ और डेवलपमेंट का। और ओवरऑल देखें तो ग्रोथ डेवलपमेंट का ही पार्ट है। देन अब नशोनुमा ये जो है तरक्की का ही एक हिस्सा है। और एडम स्मिथ जो एक पर्सन है, उसने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो थ्योरी है 1976 में पेश की थी। अब टीनेज के बाद जो है जिस्मानी जो तब्दीली होती, जो भी थोड़ी बहुत तब्दीली जो टीनेज के बाद जो भी नशोनुमा अगर हमको थोड़ी बहुत दिखती, तो सबका शुमार तरक्की में ही होता। अब नशोनुमा के कुछ उसूल है, नशोनुमा यानी कि ग्रोथ के जो है कुछ उसूल होते हैं। अब ये उसूलों पे से क्वेश्चंस पूछा जाता है महाटीटी में स्पेशली। तो ये है, इसमें पहला जो है नशोनुमा का मुतवातिर उसूल, यानी कि नशोनुमा जो है कंटिन्यूस
होते रहती। तो मुतवातिर नशोनुमा का उसूल। अब इस उसूल के मुताबिक क्या है कि इस उसूल के मुताबिक बच्चे की नशोनुमा मुतवातर होते रहती, कभी ये रफ्तार तेज़ और कभी सुस्त होती रहती। यानी कि बच्चे की नशोनुमा हमेशा, मतलब कोई बच्चा है उसकी हमेशा नशोनुमा होते रहेंगे, खाली कभी ये रफ्तार तेज़ हो, बहुत स्पीड में कभी एक स्पीड में नशोनुमा होती, कभी रफ्तार थोड़ी थोड़ी धीमी होती है और कभी तेज़ी से हो जाती। तो किसी उम्र में बच्चे की जैसे कि हाइट है वो बहुत स्पीड में बढ़ती और किसी उम्र में वो रुक जाती, थोड़ा नशोनुमा की रफ्तार धीमी हो जाती, फिर किसी उम्र में बहुत स्पीड में होती। तो नशोनुमा बच्चे की हमेशा होते रहती, लेकिन खाली उसकी रफ्तार जो है कभी सुस्त होती तो कभी तेज़ होती रहती। तो लेकिन ये प्रोसेस हमेशा चालू रहता, मुतवातर रहता, कंटिन्यूस रहता। तो जैसे टीन एज तक ये नशोनुमा का अमल मुतवातिर होते रहता। तो नशोनुमा ये मुतवातिर होते रहते। जैसे कि बच्चे के पहले 3 साल में नशोनुमा बहुत तेज़ होती, मतलब पहले 3 साल में बच्चा मतलब बहुत जल्दी उसकी हाइट बढ़ती, उसको चलना आ जाता, रेंगता बच्चा, फिर थोड़े टाइम के बाद चलना आता बच्चों को। तो ये सब नशोनुमा तेज़ रफ्तार से होती। लेकिन उसके बाद कुछ साल तक नशोनुमा की रफ्तार धीरे 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 से होती है। इसी तरह जिस्म के कुछ हिस्सों की नशोनुमा तेज़ रफ्तार से होती है और कुछ हिस्सों की सुस्त रफ्तार से होती है। तो नशोनुमा जो है बच्चों की मुतवातर होते रहती, लेकिन कभी ये रफ्तार सुस्त होती और कभी तेज़ी से होती। तो ये था नशोनुमा की मुतवातर नशोनुमा का उसूल। अब सेकंड है नशोनुमा की मुख्तलिफ रफ्तार। अब रफ्तार, जैसे रफ्तार इससे रिलेटेड है। ये उसूल के मुताबिक मुख्तलिफ अशख़ास की नशोनुमा की रफ्तार मुख्तलिफ होती है और ये इख्तिलाफ पूरी मुद्दत तक बना रहता है। अगर कोई बच्चा पैदाइश के वक्त लंबा हो तो कोई बच्चा पैदाइश के वक्त लंबा हो तो वो बड़ा होने पर भी लंबा होता है, और अगर छोटा हो तो वो आम तौर पर छोटा रहता है। तो नशोनुमा की मुख्तलिफ रफ्तार का उसूल। तो नशोनुमा की रफ्तार जो है मुख्तलिफ पर्सन में उसकी रफ्तार जो है मुख्तलिफ रहती है। जैसे कि किसी बच्चे की हाइट, अगर बचपन में उसकी हाइट हमको कम हाइट है तो ज़्यादा चांसेस क्या रहते हैं कि बड़े होने बाद भी वो बच्चे की हाइट कम रहेंगी, और किसी की हाइट बचपन में बहुत ज़्यादा कद लंबा नज़र आता उसका, तो ऐसा देखा जाता है कि उसका आगे चल के भी उसका जो कद है वो ज़्यादा, वो बच्चा हाइटेड ही रहता है। तो नशोनुमा की मुख्तलिफ रफ्तार का उसूल है। तो एक ही उम्र के बच्चों में नशोनुमा की रफ्तार मुख्तलिफ होती है और ये पूरी मुद्दत तक ये इख्तिलाफ रहता है। जैसे कि कोई 2 साल का बच्चा है, दोनों की हाइट 2 साल के उम्र के हैं दोनों बच्चे, दोनों की हाइट में फ़र्क है। तो अगर ये बच्चे 25 साल के भी होंगे तो इनके हाइट में ऐसा ज़्यादातर देखा जाता है कि उनके हाइट में फ़र्क नज़र आता है, ये बच्चे की हाइट कम और ये बच्चे की हाइट ज़्यादा रहती। तो यह नशोनुमा की मुख्तलिफ रफ्तार, हर किसी में मुख्तलिफ रफ्तार रहती। ऐसा नहीं होता कि 2 साल या 3 साल के तमाम बच्चों की हाइट उतनी सेम हाइट के वो बच्चे रहना, किसी में की हाइट ज़्यादा रहती, किसी की कम रहती। तो ये था नशोनुमा की मुख्तलिफ रफ्तार का उसूल। देन अब नशोनुमा की तरतीब का उसूल। अब तरतीब का उसूल जो है नशोनुमा, इस उसूल के मुताबिक बच्चे की जो ज़बान की नशोनुमा है वो मुकर्ररा तरतीब से होती है। मतलब कि जैसे कि पैदाइश के वक्त बच्चा सिर्फ एक तरतीब से नशोनुमा होती बच्चे की, जैसे कि वो बच्चा डायरेक्टली कुछ बोलना स्टार्ट नहीं करता या कोई भी ज़बान बोलना स्टार्ट नहीं करता, एक मरहलावार अमल होता है ये एक तरतीब में। जैसे कि बच्चा पहले पैदाइश के वक्त सिर्फ रोना जानता, उसके बाद 3 माह के बाद 3 माह के बाद गले से आवाज़ निकालने लगता। वो कुछ पहले तो सिर्फ रोना आता उसको, फिर 3 माह के बाद कुछ आवाज़ निकल जाता, फिर उसके बाद कुछ अल्फाज बच्चा अधूरे अधूरे अल्फाज बोलता, फिर मुकम्मल अल्फाज बोलता, फिर जुमले बोलता। तो ये नशोनुमा एक तरतीब रहती उसकी। अब देन नशोनुमा का रुख। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यह उसूल है नशोनुमा का उसूल, नशोनुमा का रुख। अब ये उसूल में ये बताया जाता है कि बच्चे की नशोनुमा सर से पैर की तरफ होती है, यानी कि सर की तरफ से पैर की तरफ नशोनुमा होती है, ऊपर से नीचे की तरफ होती है नशोनुमा। तो बच्चे की नशोनुमा जो है सर से पैर की तरफ होती है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि बच्चा सबसे पहले अपनी ज़िंदगी के पहले हफ्ते में सिर्फ अपने सर को उठा पाता है, सबसे पहले बच्चा सिर्फ सर को उठा पाता, फिर पहले मतलब सबसे पहले वो अपनी सर की पे कंट्रोल पाता, सर की हरकत पे बच्चा।
तो पहले सिर्फ सर को उठा पाता बच्चा, फिर उसके बाद पहले 3 माह में फिर वो उस अपने हाथों की रफ्तार पे कंट्रोल पाना सीखता, और फिर वो 9 माह में वो सहारा लेकर बैठने लगता है, और फिर 12 माह में वो घिसट कर चलने लगता है और खुद से बैठने लगता है। तो सबसे पहले जो बच्चा है वो पहले अपनी सर की रफ्तार पे कंट्रोल पाता, फिर उसके बाद जो है वो अपनी आँखों की फिर पहले 3 माह में फिर वो आँखों की रफ्तार पे उसको कंट्रोल करना सीखता है, फिर उसके बाद 9 माह में वो सहारा लेकर बैठने लगता है, फिर उसके बाद 1 साल के बाद वो चलने लगता। देन उसके बाद तो नशोनुमा जो है, एक नशोनुमा का एक रुख होता है जो वो सर से पैर पे, मतलब पहले वो सर पे कंट्रोल पाता बच्चा, धीरे धीरे होते होते फिर आँखों पे, हाथ पे, पैर पे कंट्रोल पाके फिर वो पैर पे कंट्रोल पाके चलना लगता 1 साल, तकरीबन 1 साल में। देन नशोनुमा के बाद नेक्स्ट उसूल है बाहमी ताल्लुक़ का उसूल। इस उसूल में बच्चे के जिस्मानी, दिमागी और जज्बाती नशोनुमा और बालिदगी के पहलू में आपसी ताल्लुक़ात होता है। यानी कि बाहमी ताल्लुक़ यानी कि बच्चे का जो दिमाग है, यानी कि मेंटली या फिर फिज़िकली यानी जिस्मानी नशोनुमा, और फिर इमोशनली जिस्मानी, दिमागी नशोनुमा, जज्बाती नशोनुमा, फिज़िकल, मेंटल, ये सब जो होती है, फिज़िकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, जज्बाती, ज़हनी, जिस्मानी, दिमागी, ये सब में जो है आपस में ताल्लुक़ पाया जाता है। यानी कि सेम उसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट के साथ साथ उसकी मेंटल एज की डेवलपमेंट होंगी, इमोशनली डेवलपमेंट होंगी। तो ये सब नशोनुमा के आपस में बाहमी ताल्लुक़ रहता है। यानी कि बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा के साथ साथ उसकी दिलचस्पियों, उस पर गौर फिक्र करने की सलाहियत, बर्ताव में तब्दीलियाँ, ये सब की भी नशोनुमा होती। तो नशोनुमा के पूरे फैक्टर आपस में इंटरकनेक्टेड रहते। देन इनफरादी इख्तिलाफात। अब इनफरादी इख्तिलाफात में इस उसूल के मुताबिक हर एक बच्चे की बालिदगी की अपनी शक्ल होती है, और इस शक्ल में इनफरादी इख्तिलाफात पाए जाते। यानी कि बच्चे की जो बालिदगी यानी कि जो मेंटल डेवलपमेंट है, ये हर बच्चे की अपनी एक शक्ल होती है और उसमें इख्तिलाफात पाई जाती है। जैसे कि कोई मेंटली बहुत, जैसे किसी का IQ लेवल बहुत स्ट्रांग रहता, किसी का लो रहता, तो उससे रिलेटेड है कि हर बच्चे का उसमें इख्तिलाफात पाए जाते। मिसाल के तौर पर एक ही उम्र के 2 बच्चों की जिस्मानी व दिमागी बालिदगी और नशोनुमा में इनफरादी इख्तिलाफात पाए जाते हैं। यानी कि एक ही उम्र के 2 बच्चे की जिस्मानी या फिर दिमागी या मेंटल डेवलपमेंट में कुछ इख्तिलाफात पाए जाते हैं, मतलब एग्जैक्ट सेम नहीं रहेंगी। जैसे कि एक ही क्लास के पूरे बच्चे होशियार नहीं रहते या पूरे बच्चे वीक नहीं रहते, सबका मेंटल एज अलग अलग रहती, IQ पावर अलग अलग रहता। देन विरासत, और अब ये एक इम्पॉर्टेंट उसूल है इसका, विरासत और माहौल के बाहमी असर का उसूल। इसमें है कि इस उसूल के मुताबिक बच्चे की नशोनुमा सिर्फ विरासत और माहौल की वजह से नहीं होती, बल्कि दोनों का बाहमी असर की वजह से होती। तो विरासत और माहौल, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, तो इस उसूल में बताया गया कि सिर्फ और सिर्फ नशोनुमा पे ऐसा नहीं है कि हेरिडिटी ज़रूरी है या फिर सिर्फ इन्वायरमेंट का मेजर रोल है या मेजर किरदार है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। ये दोनों का आपस में बाहमी ताल्लुक़ रहता है, उसकी वजह से बच्चे की नशोनुमा होती है। तो बच्चे की नशोनुमा में विरासत और माहौल दोनों का बराबर किरदार है। इस पे से क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस पेपर में ये पॉइंट पे, और ये पॉइंट पे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं विरासत और माहौल से रिलेटेड। तो तहकीक से ये साबित हो चुका है कि विरासत और माहौल बच्चों की नशोनुमा और बालिदगी के लिए हुदूद तय करते हैं। अब ये तो देखिए हमने नशोनुमा के उसूल देखे, इसमें से जो मेन जो पॉइंट है, एक है नशोनुमा का मुतवातिर नशोनुमा, देन नशोनुमा का रुख जो सर से पैर की तरफ होता है, और देन विरासत और माहौल। तो इसमें से जो हमने 7 उसूल देखे नशोनुमा के, जो 7 उसूल है ये, इसमें से ये 3 उसूलों पे काफ़ी टाइम क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। देन उसके बाद है
स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी बच्चों के नशोनुमा के मराहिल। तो इसमें से बच्चों के नशोनुमा के मेजरली ये 4 मराहिल है। पहला है शीरखोरगी, ये है या इन्फेंसी पीरियड, ये रहता पैदाइश से लेके 2 से 3 साल तक रहता है ये पीरियड। देन उसके बाद सेकंड पीरियड है अर्ली चाइल्डहुड या फिर इब्तदाई बचपन, ये 3 से 6 साल तक का मरहला है। देन उसके बाद चाइल्डहुड या फिर लेटर चाइल्डहुड, बचपन, लड़कपन या फिर आखिरी बचपन, ये 6 से 12 साल की उम्र तक रहता है। और फिर उनफवान शबाब यानी एडोलेसेंस, ये सब और रहता है 13 से 19 साल की उम्र तक। तो ये है नशोनुमा यानी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो पहला जो है स्टेज है शीरखोरगी का, ये है पहला जो है पैदाइश से लेके 2 से 3 साल तक, फिर इब्तदाई बचपन 3 से 6, फिर लेटर चाइल्डहुड या आखिरी बचपन 6 से 12 साल तक, और फिर इन्फवान शबाब यह है 13 से 19 साल तक, या टीनेज या फिर एडोलेसेंस। और बहुत टाइम इसकी एज पे से क्वेश्चन आते कि 6 से 12 साल की ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 6 से 12 साल की उम्र ये किस मरहले में आती है? तो ये आखिरी बचपन में आता है। ये एक सवाल है प्रीवियस ईयर का कि नशोनुमा बच्चों की नशोनुमा के अदवार के 6 से 12 साल का दौर डैश कहलाता है? तिफूलियत का दौर, आखिरी बचपन, इन्फवान शबाब का दौर और आगाज़ बलूगत। तो 6 से 12 ये आखिरी बचपन है। आगाज़ बलूगत ये टीनेज को कहते हैं, यानी उनफवान शबाब का दौर और आगाज़ बलूगत ये एक ही है। तो इसका है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं इसमें से ये जो चारों भी मरहले है 1 बाय 1, ये सब के डिटेल्स हम देखेंगे। फर्स्ट है शीरखोरगी यानी इन्फेंसी पीरियड। अब ये जो है पैदाइश से लेके 2 से 3 साल तक ये मरहला रहता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इसमें जो है वज़न 5 से 7 पाउंड तक रहता है और 2 से 3 किलो ये औसत वज़न रहता है। और बच्चे के जो कद रहता है, हाइट रहता है, वो 5 से 19 इंच का होता है। इसमें बच्चे का जो सिर रहता है, सिर उसके जिस्म से बड़ा होता है और बच्चा 15 से 20 घंटे सोता है। तो ये थी उसकी आम मालूमात। अब इस दौर में जब यहाँ से हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट चालू है जिस पे क्वेश्चंस बनते इस टॉपिक पे, शीरखोरगी यानी इन्फेंसी पीरियड पे। अब इस दौर में नशोनुमा की रफ्तार ज़्यादा होती, मतलब कि नशोनुमा की रफ्तार इन्फेंसी पीरियड शीरखोरगी के दौर में नशोनुमा की जो स्पीड रहती है, रफ्तार रहती है, वो तेज़ ज़्यादा रहती है, मतलब सुस्त नहीं रहती बल्कि तेज़ रहती है रफ्तार। और वज़न लंबाई की रफ्तार ज़्यादा होती है और तरक्की की रफ्तार सुस्त। तो इस एज में क्या रहती है, बच्चों की नशोनुमा की रफ्तार तेज़ रहती और तरक्की की रफ्तार सुस्त, मतलब कि बच्चों का जो वज़न है, वज़न या फिर वेट हाइट बढ़ता, यानी नशोनुमा की रफ्तार तेज़ रहती लेकिन उसकी तरक्की की रफ्तार सुस्त, मतलब कि बच्चा ज़्यादा गौर व फिक्र नहीं कर सकता, चीज़ों को सोच नहीं सकता, तो तरक्की की रफ्तार सुस्त रहती इस एज में। अब इस दौर के आखिरी मरहले में दिमाग की तमाम क़ुव्वतें काम करने लगती हैं। इस दौर में हड्डियों की तादाद 270 होती है और 6 माह में ही बच्चे के दांत निकलने शुरू हो जाते हैं और इनकी तादाद 8 और 1 साल में दांत की तादाद 8 हो जाती है, जबकि 4 साल की उम्र तक बच्चे के दूध के दांत पूरे निकल जाते हैं। अब पैदाइश के वक्त जो बच्चे की दिल की जो धड़कन रहती है, इसकी रफ्तार कभी धीमी रहती, कभी बहुत ज़्यादा तेज़ रहती। तो बच्चों के दिल की धड़कन में पुख्तगी नहीं रहती इस पीरियड में, यानी कि पैदाइश से लेकर 2 से 3 साल तक दिल की धड़कन में पुख्तगी नहीं रहती बच्चों के, यानी कभी धीमी रहती है और कभी तेज़ रहती है। इस दौर में बच्चे चीज़ों को गौर से देखने लगते हैं, मतलब ज़्यादातर रेड कलर से बच्चे अट्रैक्ट
होते या फिर डार्क कलर से। 4 महीने में किसी भी चीज़ को दोनों हाथों से पकड़ने लगते हैं। अब शीर ख्वारगी में लड़के की ऊंचाई लड़की से ज़्यादा होती है, मतलब कि लड़कों की हाइट ज़्यादा बढ़ती है लड़कियों की बनिस्बत, लेकिन 3 साल के बाद लड़कियों की ऊंचाई ज़्यादा होती है, यानी कि पैदाइश से लेकर 2 से 3 साल तक लड़कों की जो हाइट है वो लड़कियों के मुकाबले में ज़्यादा स्पीड में बढ़ती, लेकिन 3 साल के बाद यानी शीर ख्वारगी पीरियड के बाद लड़कियों की हाइट जो है स्पीड में बढ़ती है। देन नेक्स्ट पॉइंट है इसका, गर्दन और शोल्डर के जो जॉइंट रहते हैं ये 4 महीने में तैयार होते हैं, यानी कि बच्चों की जो गर्दन 4 महीने के बाद बैठती है। बच्चा अपनी माँ को 3 महीने में पहचानता है, यानी रिकॉग्नाइज करता। इसके बाद चाइल्ड इज़ नॉट सोशल इन इन्फेंसी पीरियड, इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं ये पॉइंट पे से कि शीर ख्वारगी में बच्चा समाजी नहीं रहता, मतलब कि बच्चा सिर्फ अपनी माँ को पहचानता या फिर कुछ 1-2 लोगों के पास ही जाना पसंद करता, हर किसी के पास नहीं जाता बच्चा, तो बच्चा सोशल नहीं रहता। अब यहाँ पे इस स्टेज में ग्रॉस मसल्स डेवलप फर्स्ट इन इन्फेंसी पीरियड। इन्फेंसी पीरियड में सबसे पहले ग्रॉस मसल डेवलप्ड होते बच्चों के। अब ये पॉइंट पे हम देख लेंगे कि मसल क्या रहते, मतलब कि आमतौर पर मसल जो है मसल के 2 टाइप रहते, एक रहते ग्रॉस मसल्स और एक रहते फाइन मसल्स। अब ग्रॉस मसल और फाइन मसल, जैसे कि हमारे मसल्स जो रहते उसमें से कुछ ग्रॉस रहते और कुछ फाइन रहते। अब ग्रॉस मसल यानी कि बड़े मसल जिसका काम हम मेजर काम करने के लिए करते, मेजर जो बड़ी फिजिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए हम जो मसल का काम करते वो ग्रॉस मसल्स रहते, जैसे कि रनिंग, स्विमिंग, वॉकिंग, जैसे ये बड़े बड़े काम है। जैसे रनिंग का मतलब कि ऐसे काम जिसमें हमारे 2 से 3 बॉडी पार्ट का यूज़ होता है या 2 से 3 मसल का यूज़ होता है। जैसे रनिंग है, रनिंग में पूरे पैर का, घुटनों का, पंजों का, सबका यूज़ होता, हाथों का भी यूज़ होता, तो ये रनिंग है या वॉकिंग है या स्विमिंग है, तो जैसे इसमें हाथ पैर सबका यूज़ होता, तो ये बड़े मसल्स है, तो ये ग्रॉस मसल्स है। तो सबसे पहले इन्फेंसी पीरियड में सबसे पहले ग्रॉस मसल की डेवलपमेंट होती, इसके बाद फिर फाइन मसल्स। जैसे कि बच्चा पहले अपने पूरा हाथ पे काबू पाता, पूरा मुकम्मल हाथ पे कंट्रोल पाना सीखता बच्चा, हाँ, उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर उंगलियों पे उस पर कंट्रोल आता बच्चों का। और फाइन मसल्स यानी कि जो छोटी मसल्स होती, जो मतलब हमको जो हरकतें करने में, जो स्मॉल एक्टिविटीज़ करने में जो मसल्स का यूज़ होता है छोटे कामों में, वो फाइन मसल्स। जैसे कि लिखने में, राइटिंग में हमको सिर्फ एक से अंगूठा या फिर 1 से 2 उंगलियों का यूज़ होता, पूरे हाथ का इस्तेमाल नहीं होता, तो ये है थी फाइन मसल्स। ऐसी हरकतें जिसमें हाथ पैर के बड़े मसल्स का इस्तेमाल होता है वो ग्रॉस मसल्स होती है। और फाइन मसल्स यानी कि जो छोटे मसल्स होती है, मतलब कि ऐसे काम जिसमें हमको सिर्फ कुछ मसल्स का यूज़ होता है, तो उसको बोलते हैं फाइन मसल। यानी कि लिखने के लिए हमको बहुत कम मसल्स का यूज़ करते, तो छोटे मोटे काम, या फिर कोई एक चीज़ हल्की कोई चीज़ उठाने के लिए हमको खाली उंगलियों का या हाथ का यूज़ करना पड़ता वो, तो ये सब रहते फाइन मसल्स। और ग्रॉस मसल यानी कि जो बड़े बड़े मेजर काम करने, जैसे रनिंग के लिए हमको, स्विमिंग के लिए, हाँ, ये सब कामों के लिए, या कुछ खेलने के लिए, स्पोर्ट्स के लिए हमको बड़े मसल्स का इस्तेमाल करना पड़ता, तो ये आ जाते ग्रॉस मसल्स। यानी ऐसे मसल जिसमें हमको पूरा हाथ का यूज़ करना पड़ रहा, शोल्डर से लेके पूरे हाथ का, कंधे का यूज़ करना पड़ रहा, ऐसा काम, तो वो ग्रॉस मसल में रहते। और जिनके लिए हमको खाली सिर्फ उंगलियों से कुछ हमको ठीक करना है, या सिर्फ उंगलियों का इस्तेमाल हो रहा, या फिर सिर्फ किसी एक पार्ट का इस्तेमाल हो रहा, तो वो है तो फाइन मसल्स। देन ये हमने देखे इन्फेंसी पीरियड यानी कि शीर ख्वारगी। अब नेक्स्ट देखेंगे, इसमें जो मेन पॉइंट इसमें यह है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका कि इसमें नशोनुमा की रफ्तार तेज़ होती है और डेवलपमेंट या तरक्की की रफ्तार धीमी होती है। इसमें लड़कों की ऊंचाई लड़कियों की बनिस्बत ज़्यादा होती है, और 3 साल के बाद लड़कियों की ऊंचाई में इजाफा होता है। और देन उसके बाद कि इसमें सबसे पहले ग्रॉस मसल्स की डेवलपमेंट होती है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम इब्तदाई बचपन या फिर अर्ली
चाइल्डहुड, ये रहता है 3 से 6 साल की उम्र तक ये मरहला रहता है। अब ये नशोनुमा का दूसरा मरहला है, 3 से 4 साल तक 6 साल तक ये रहता है, और इसमें वज़न 11 से 17 किलो का होता है और हाइट 46 इंच की होती है। अब इस दौर में बच्चा बहुत जल्दी खुश हो जाता है और बहुत जल्दी नाराज़, मतलब कि उसको चॉकलेट दे दी बच्चे को तो बहुत जल्दी बच्चा खुश हो जाता। हाँ, और अगर बच्चे से उसका खिलौना थोड़ी देर के लिए अगर छीन भी लिए ये तो बच्चा नाराज़ हो जाता। देन अब ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट पे से क्वेश्चंस बनते हैं। बच्चा घर से बाहर ग्रुप यानी दोस्तों के साथ रहना पसंद करता, मतलब कि 3 साल के बाद से ये ग्रुप में रहना धीरे धीरे, जैसे कि बच्चा इन्फेंसी पीरियड में बिल्कुल भी सोशल नहीं रहता, यानी समाजी नहीं रहता, यानी कि वो सिर्फ 1-2 लोगों के पास ही जाता बच्चा खाली 3 साल तक। 3 साल के बाद बच्चे में थोड़ा दोस्तों के साथ रहना या दूसरे बच्चों के साथ खेलना, यहाँ से शुरुआत होती है उस चीज़ की। देन उसके बाद इस दौर में बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा खेलना पसंद करता है और लड़के और लड़कियों के खेल मुख्तलिफ होते हैं, यानी कि लड़के अलग स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में उसमें दिलचस्पी लेते हैं, लड़कियाँ अलग गेम में दिलचस्पी लेते हैं इसमें। देन लड़के मेहनत मशक्क़त वाले खेल पसंद करते हैं, लड़कियाँ खिलौने खेलना पसंद करती हैं। देन उसके बाद अब इसमें जो मेजर जो पॉइंट है इसका कि तकलीद करते, इस एज में बच्चे बड़ों की, ये 3 से 6 साल जो इब्तदाई बचपन है इसमें नकल करते बच्चे, यानी तकलीद करके नकल करके सीखते, मतलब बड़े जो काम करते या फिर बड़े जिस तरीके की बात करते बच्चे भी वही तरीके की बात करना सीख जाते। तो बच्चे बड़ों को देखकर सीखते, उनके वो जिस तरीके से काम करते बच्चे उसी तरीके से काम करते, बड़े जिस तरीके से खाना खाते बच्चे भी उसी तरीके से खाना खाना सीखते, उसी तरीके की बात करना सीखते। तो जैसे कि घर में जो ज़बान का इस्तेमाल होता है बच्चे भी उसी ज़बान का इस्तेमाल करते, तो देख देख कर बच्चे तकलीद करके सीखते इस उम्र में। तो इस दौर में बच्चे बड़ों की हरकत और सकनात की तकलीद करते हैं, इस वजह से इस दौर में बच्चों को तकलीदी तरीके से पढ़ाना चाहिए। जैसे कि और इस एज में बच्चों को जायका या टेस्ट समझ में आता, यानी 3 साल तक तो बच्चों को उतना ज़्यादा टेस्ट समझ में नहीं आता, लेकिन ये एज से बच्चों को सब समझ में आता कि क्या खट्टा है, मीठा है, कौन सी चीज़ मज़े की है, ये सब समझ में आता। अब दौरान शीर खुराकी में बच्चा सिर्फ माँ का दूध पीता है, उसमें जायके की सलाहियत नहीं होती है, लेकिन इस दौर में बच्चे में जायके की सलाहियत समझ में आती बच्चे को। तो ये था इब्तदाई बचपन। अब इस यहाँ पे हमने एक पॉइंट देखे कि इसमें जो है बच्चा खेलने में दिलचस्पी लेता, और लड़के और लड़कियों के खेलने या खिलौने, और लड़कियाँ जैसे खिलौने गुड़ियों से खेलना पसंद करती, लड़के मेहनत वाले खेल खेलते, तो इस एज को टॉय एज भी बोला जाता। टॉय एज, इब्तदाई बचपन को टॉय एज यानी फिर खिलौने की एज भी बोला जाता, क्योंकि खिलौने खेलना बच्चे पसंद करते इस एज में। अब नेक्स्ट देख लेते हम बचपन या फिर लड़कपन या आखिरी बचपन, लेटर चाइल्डहुड। ये 6 से 12 का दौर होता है। इस दौर में जिस्मानी साख्त और तरक्की में पुख्तगी आने लगती है। अब इस दौर में 6 से 8 साल तक, अब ये 6 से 12 साल तक का पूरा मरहला है। तो अब इसमें जो 6 से 8 साल तक जो है बच्चे की जिस्मानी जहनी बालिदगी आने लगती है बच्चों में 6 से 8 साल की उम्र के बाद बच्चों में जिस्मानी और जहनी बालिदगी आने लगती है। 12 साल की उम्र में बच्चों का वज़न 80 से 95 पाउंड होता है, यानी 20 से 36 किलो। और इस दौर में पहले लड़कों का वज़न बढ़ता है और लड़कियों का वज़न 8 साल के बाद लड़कों से ज़्यादा होता है, मतलब कि लड़के और लड़कियों के जैसा हाइट में भी या वेट में भी, उसकी रफ्तार में भी हर मरहले में किसी में ज़्यादा रहती, किसी में रफ्तार धीमी रहती। अब इस दौर में अब यहाँ पे ये तो उसकी हाइट और वेट है। देन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है कि अगर बच्चे के जीन या ख़ानदान में ही कम कद वाला हो तब बच्चा भी कम कद वाला होता है, मगर तब भी बच्चे का शुमार इसी दौर में होगा। जैसे कि कुछ बच्चा रहता, जैसे कि यहाँ पे हाइट है 48 से लेके 54.5 इंच की होती है, लेकिन अगर कोई फैमिली या उसके बच्चे जेनेटिकली कम कद वाला है तो बच्चे की हाइट जो है कम कद की होंगी, लेकिन उसका शुमार इसी कैटेगरी में होगा, इसी एज ग्रुप में, क्योंकि उसकी उम्र यही एज ग्रुप की है। तो इस दौर में
इस दौर की उम्र में 95% बच्चे का दिमाग जो है बालिग हो जाता है। इस दौर में दूध के दांत गिरने लगते हैं। 12 से 13 साल की उम्र में पूरे दांत गिर जाते हैं। अब इसमें फिजिकल स्ट्रक्चर, 12 साल की उम्र में 12 साल की उम्र में लड़कों के कंधे चौड़े हो जाते हैं और लड़कियों के कंधे पतले हो जाते हैं। इस उम्र में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चा सवालात पूछने लगता है। मतलब बच्चा सवालात पूछता है, क्यों, कैसा, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। तो बच्चे, ये 6 से 12 साल की जो उम्र रहती है, इसमें बच्चे बहुत सारा सवाल करता है हर चीज़ के बारे में। ये मालूमात हासिल करने के लिए सवालात पूछता है। यहाँ अच्छे या बुरे की तमीज़ यहाँ अच्छे या बुरे में तमीज़ सीख जाता है कि क्या अच्छा है क्या नहीं। ड्रामे और फिल्मों के किरदार के जरिए इसमें सीखने का अमल बढ़ जाता है और बच्चे को अच्छे बुरे की तमीज़ इस एज ग्रुप में यानी 6 से 12 साल तक बच्चे को समझ में आती है। हाँ, ये बुरी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है, ये सब। अब माहिर नफ्सियात का कहना है कि बच्चे में माहौल के मुताबिक जहनी दिलचस्पियों में नुमाया तब्दीली आती है इस ग्रुप में। तो बच्चे में माहौल को देखकर उसकी जहनी दिलचस्पियों में इस एज में नुमाया तब्दीली आती है। और इस एज में जैसे कि हमने यहाँ पे देखे कि बच्चा जो इब्तदाई बचपन में उसके ग्रुप में रहने या दोस्तों में रहने की शुरुआत हो जाती। लेकिन ये जो एज है लेटर चाइल्डहुड, इसमें बच्चे में ग्रोह बंदी का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। बहुत ज़्यादा बच्चे अपने दोस्तों के साथ 6 से 12 साल की उम्र में बच्चे ज़्यादातर टाइम अपने दोस्तों के साथ बिताते या ग्रुप में रहना पसंद करते। तो इस एज को गैंग एज भी बोलते, गैंग एज। और इस एज को जो है प्ले एज भी बोलते, प्ले एज। इब्तदाई बचपन को टॉय एज बोलते यानी खिलौने की उम्र, लेकिन इस एज को प्ले एज यानी खेलने की उम्र, ये प्ले एज है, ये 6 से 12 साल की। तो ये टॉय एज और प्ले एज में फ़र्क है। इब्तदाई बचपन जो है वो टॉय एज है और आखिरी बचपन जो है इसको प्ले एज बोला जाता है। सीटेट में ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, टॉय एज कौन सी रहती है और प्ले एज कौन सी रहती है, गैंग एज। तो गैंग एज और प्ले एज ये सब लेटर चाइल्डहुड है। और इब्तदाई चाइल्डहुड जो है वो टॉय एज था। अब यहाँ पे जो है ये पॉइंट है, इस दौर में नशोनुमा धीमी रफ्तार से होती है। इस एज में इब्तदाई बचपन में हमने देखे थे, इब्तदाई बचपन में नशोनुमा की रफ्तार काफ़ी तेज़ होती है, लेकिन इस एज में नशोनुमा की रफ्तार धीमी हो जाती है। इसलिए इस एज को पीरियड ऑफ अरेस्ट एंड कंसोलिडेशन कहा जाता है। अब ये इस पे से क्वेश्चन आता है कि किस पीरियड को पीरियड ऑफ अरेस्ट एंड कंसोलिडेशन कहा जाता है। तो ये है आखिरी बचपन। अब ये एक बेढंगा और बदसूरती का दौर होता है, यानी कि बच्चों में बेढंगा और बदसूरती का दौर इसलिए होता है कि जैसे कि इस एज में बच्चों के दूध के दांत गिरते और नए दांत आते, ये सब होते। इस वजह से जो है इसको बेढंगा या फिर बदसूरती का दौर कहा जाता है। अब लास्ट स्टेज है उन्फवाने शबाब यानी कि एडोलेसेंस। अब एडोलेसेंस ये एक इंग्लिश वर्ड है, एडोलेसेंस, और ये निकला है एक लैटिन ज़बान यानी लातिनी ज़बान के वर्ड एडोलेसर से। एडोलेसर जो है ये लैटिन ज़बान का वर्ड है एडोलेसर, उसका माइन है टू ग्रो। तो एडोलेसन इज़ अ लैटिन वर्ड विच मीन्स टू ग्रो, इससे बना है एडोलेसेंस। तो ये है 13 से 19 साल का रहता है, ये टीन एज का जो है दौर है और ये नशोनुमा की आखिरी सीढ़ी या आखिरी इहाता है। इसके बाद जो है बच्चे में पुख्तगी या फिर मैच्योरिटी आ जाती है। अब इसमें मैच्योरिटी दो तरह की रहती है बच्चों में या किसी भी पर्सन में। मैच्योरिटी जो है दो तरह की रहती है, एक है मेंटली और एक है फिजिकली, मतलब फिजिकली मैच्योर रहना और मेंटली मैच्योर रहना। अब 13 से 15 साल की उम्र इसे प्यूबरिक पीरियड कहा जाता है। देन 14 साल की उम्र में लड़कों को दाढ़ी आना शुरू होती है, 16 साल की तक लड़कियों की नशोनुमा तेज़ी से होती है और 16 साल के बाद लड़कों का कद बढ़ता है, यानी स्पीड में बढ़ता है। 16 साल के बाद लड़कों का कद बढ़ता है स्पीड में और 16 साल तक लड़कियों की नशोनुमा तेज़ होती है और 16 साल के बाद लड़कों की नशोनुमा तेज़ होती है। 14, 15, 16 साल तक लड़कों का कद कम रहता, जैसे कि 14, 15, 16 तक लड़कों का जो हाइट कम रहती है, मतलब स्पीड में नहीं बढ़ती 16 साल तक। हाँ, 14, 15, 16 साल में
लेकिन 16 साल के बाद लड़कों की हाइट एकदम स्पीड में बढ़ना स्टार्ट हो जाती। फिर यानी कि आमतौर पर देखें तो 8वीं 9वीं 10वीं एक क्लास तक बच्चों की हाइट जो है इतनी स्पीड में नहीं बढ़ती लड़कों की हाइट, लेकिन 10वीं के बाद 11वीं 12वीं में अचानक से उनकी हाइट में एक मेजर फर्क दिखता। अब इस दौर को पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रोम कहा जाता। जैसे कि हमने देखे थे कि आखिरी बचपन को पीरियड ऑफ अरेस्ट एंड कंसोलिडेशन कहा जाता, क्योंकि इसमें नशोनुमा की रफ्तार बहुत धीमी रहती, सुस्त रफ्तार रहती। वैसे ही इस एज को इन्फवाने शबाब को कहा जाता पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रोम, यानी कि तूफान और जज्बाती तनाव संघर्ष का ज़माना कहा जाता। उनफवाने शबाब इस दौर में बच्चों की जहनीत, अब इस दौर में एज में मुजरिमाना हरकतें बच्चे करने लगता, बर्दाश्त करने की सलाहियत बच्चे में कम रहती और बर्ताव में मनफी तब्दीलियाँ आती बच्चों के, और बच्चे वालिदैन से दूर रहना पसंद करते, ज़्यादातर अपने दोस्तों में, और दोस्तों ने बोले वाली बात बच्चों को सही लगती। तो ग्रुप का बहुत ज़्यादा बच्चों की शख्सियत पर असर चढ़ता है। तो ये हमने पूरा देखे कि बच्चों के जो स्टेजेस थे डेवलपमेंट के, ये सब हमने देख चुके। इसको शॉर्ट में एक रिवाइज कर लिए तो नशोनुमा जो है एक मखसूस एज तक होती है, 1 से 19 साल तक डेवलपमेंट जो हमेशा होती रहती है। डेवलपमेंट को हम देख नहीं सकते, डेवलपमेंट के उसूल है जैसे कंटिन्यूस होती रहती है डेवलपमेंट। देन उसकी रफ्तार रफ्तार में तब्दीली रहती, हर 2 बच्चों की मतलब हाइट सेम नहीं रहती, और सर से बच्चे एक मखसूस पैटर्न में बच्चों की नशोनुमा होती, यानी कि और फिर सर से लेके पैर तक होते रहती नशोनुमा, और फिजिकल मेंटल ये डेवलपमेंट ये सब इंटरकनेक्टेड रहते, इनमें बाहमी ताल्लुक़ात रहते हैं, और विरासत और माहौल दोनों से मिलकर बच्चे के नशोनुमा होती रहती। नशोनुमा के जो है 4 पीरियड है। शीर्ख वर्गी इसमें नशोनुमा तेज़ रफ्तार से होती है, लेकिन तरक्की की रफ्तार धीमी रहती। देन इब्तदाई बचपन, ये बच्चों को इसको टॉय एज भी कहा जाता है, लड़के लड़कियों के खेल इसमें मुख्तलिफ रहते इस एज में। देन इसके बाद बचपन या फिर लड़कपन, ये प्ले एज है, इसमें जो है बच्चा ग्रुप में रहता है, इसलिए इसको गैंग एज भी कहा जाता है। पीरियड ऑफ अरेस्ट एंड कंसोलिडेशन भी इस पीरियड को कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो नशोनुमा की रफ्तार जो है बहुत धीमी रहती। देन उनफवाने शबाब एडोलेसेंस में जो है बच्चे में जो है मनफी सलाहियतें ज़्यादा उभरने लगती है। बच्चे जो है बच्चों में अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा रहना बच्चे पसंद करते हैं, और इसको पीरियड ऑफ अरेस्ट एंड कंसोलिडेशन भी कहा जाता है इस एज को। और 16 साल के बाद जो है लड़कों के हाइट स्पीड में बढ़ना शुरू होती है। तो ये था। अब इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है सोशल डेवलपमेंट, यानी समाजी डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट इज़ द एबिलिटी ऑफ हाउ टू लिव इन सोसाइटी, माहौल के मुताबिक खुद को ढालना। तो इसमें कुछ पॉइंट एडजस्टमेंट, शेयरिंग, कोऑपरेशन, टॉलरेंस या फिर रिलेशनशिप, ये बाहमी ताल्लुक़ात, ये सब चीज़ें रहती जो पॉइंट्स है ये सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड रहते। इसमें हमने देखे थे कि बच्चा जो है इब्तदाई बचपन में सोशल डेवलपमेंट बच्चे की बिल्कुल भी नहीं रहती, लेकिन शीर-ख्वारगी में बच्चों की सोशल डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं रहती है, यानी सब बच्चा जो है इस एज में समाजी नहीं रहता। लेकिन इब्तदाई बचपन में बच्चे में सोशल डेवलपमेंट की शुरुआत होना स्टार्ट होती, बच्चा ग्रुप में रहना, खेलना, दोस्तों के साथ पसंद करता, और इब्तदाई बचपन में बच्चा नखल करके सीखता है। ये सवाल है, सवाल नंबर, फ़र्द की नशोनुमा के ज़िमन में दर्ज झैल से कौन सा उसूल मुनासिब है। तो नशोनुमा से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन नशोनुमा पर माहौल की बनिस्बत विरासत का ज़्यादा असर होता है। तो ये गलत, हमने पढ़े थे कि नशोनुमा पर माहौल और विरासत दोनों का बराबर असर होता है। इसमें बोला कि नशोनुमा पर माहौल की बनिस्बत विरासत का ज़्यादा असर होता है, तो ये गलत है क्योंकि दोनों का होता है असर। सेकंड ऑप्शन है नशोनुमा पर विरासत की बनिस्बत माहौल का ज़्यादा असर होता है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। थर्ड है नशोनुमा पर विरासत और माहौल तकमीली तौर पर असरअंदाज होते हैं, तो ये ऑप्शन राइट है कि माहौल और विरासत दोनों भी नशोनुमा पर इक्वली इफ़ेक्ट करते हैं। फोर्थ है यहाँ पे नशोनुमा पर विरासत से मुंतकिल शुदा खूबियों और ख़ामियों का असर नहीं होता, तो ये रॉन्ग है क्योंकि विरासत से मिली खूबियों और ख़ामियों का असर नशोनुमा पर
होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है सही था। अब उनफवाने शबाब यानी कि एडोलेसेंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था ये प्रीवियस पेपर में कि उनफवाने शबाब में नफ्सी और जज्बाती नशोनुमा के ज़िमन में कौन सा बयान गलत है। तो कौन सा बयान गलत है वो देखना है हमको इसमें। अब फर्स्ट है यहाँ पे, इस उम्र में बच्चे मिसाली किरदार ढूंढते हैं। तो ये राइट है कि बच्चे आइडियल पर्सन ढूंढते हैं इस उम्र में, उनफवाने शबाब। देन इस उम्र में मुखालिफ जिन्स के लिए कशिश बढ़ती है। तो ये भी ऑप्शन राइट है। देन थर्ड है, इस उम्र में ज़ख़ीरा अल्फाज बढ़ाने का रुझान होता है। तो ये रॉन्ग है क्योंकि इस उम्र में तो ज़ख़ीरा अल्फाज बच्चों के पास ज़्यादा रहते हैं। ये इब्तदाई बचपन और फिर इब्तदाई बचपन में ये ज़ख़ीरा अल्फाज बढ़ाने का रुझान रहता है, इब्तदाई बचपन या फिर शीर ख्वारगी या इब्तदाई बचपन या 2 साल के बाद से, यानी 1 साल के बाद से बच्चों में ज़ख़ीरा अल्फाज बढ़ने लगता। तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे गलत बयान है। और इस उम्र में बच्चे बागी होते, तो ये राइट है क्योंकि बच्चे अपने वालिदैन के साथ नहीं बल्कि अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 राइट है कि ज़ख़ीरा अल्फाज बढ़ाने का रुझान ये इनफवाने शबाब का रुझान नहीं है। तो आज हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कवर हो गया, नशोनुमा एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड।